तो निदा फाजली का वो शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिससे भी मिलना तसल्ली से मिलना। नैयर जी ने इस शेर को पूरा किया कि आगे की लाइनें ये हैं कि जिससे भी मिलना तसल्ली से मिलना, मैदान में हार जीत तो नसीब की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना। लेकिन पांचजन्य में वो छपा था। तो जब मेरे को भी एक मौका मिला पाकिस्तान जाने का, तो मैं जाने से पहले उनके पास आया और मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, तो कुछ थोड़े से टिप्स मुझे दीजिए। तो बोले राजेश एक काम ये नैयर जी से बहुत कुछ सीखा और ना केवल पत्रकार साथी। मैं एक वाक्य आपको बताऊंगा। तरह के शख्स हैं, शख्सियत है जिनकी गति साहित्य और पत्रकारिता दोनों में थी। और एक बात का मुझे हमेशा मलाल रहेगा। Welcome everyone. Today we are all here to pay homage to a very important figure in journalism. We are here to remember late Sri Ramesh Nayyar ji. We are all here to pay respect to his career in journalism. It has been inspiring all of the youth and society. Today with us we have Sri Ramesh Anupam ji, Sri Rajesh Gonetwala ji, Sri Brijesh Chaubish ji, Sri Swaraj Karun ji, Sri Ramesh Sharma ji. Now I would humbly request to Mr. Ramesh Anupam ji to carry forward this event. नमस्कार। आज 10 फरवरी है, रमेश नैयर जी का जन्म दिवस। और दिलचस्प यह है कि हम रमेश नैयर जी के घर पर बैठकर रमेश नैयर जैसे हमारे समय के विलक्षण पत्रकार को याद कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि छत्तीसगढ़ की हिंदी पत्रकारिता में ऐसे बहुत कम पत्रकार और संपादक हुए हैं जिनकी जड़ें साहित्य और पत्रकारिता दोनों में गहरी धसी हुई थी। रमेश नैयर को मैं याद करता हूँ तो मैं थोड़ा सोच में पड़ जाता हूँ कि उन्हें मैं किस रूप में याद करूँ, एक पत्रकार के रूप में या एक साहित्यकार के रूप में। और मुझे लगता है कि मैं अगर तुलना करूँ रमेश नैयर को लेके कि वो साहित्य में उनकी ज़्यादा रुचि और गति थी कि पत्रकारिता में, तो मुझे लगता है कि दोनों में ही उनकी बराबर दिलचस्पी रहती थी। साहित्य में भी उन्होंने जो कुछ किया है, लिखने का काम, अनुवाद करने का काम, और एक बहुत बड़ा जो अवदान है जिसे हमने शायद भुला दिया है इस समय, कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की कथा परंपरा को संजोने का कार्य किया है। पहला खंड कथा यात्रा और दूसरा खंड उत्तर कथा। छत्तीसगढ़ में जो कथा की परंपरा रही है पहले से लेकर अब तक, उन्हें संजोना, उन्हें पिरोना और उन्हें एक जगह एकत्र कर प्रस्तुत करना, मैं सोचता हूँ एक बड़ा दुष्कर कार्य होता है। और रमेश नैयर ने कर दिया। और ये अलग बात है कि हम इतने कृतज्ञ लोग हैं छत्तीसगढ़ में कि हम उनके इस अवदान को याद ही नहीं करते हैं। फिर हम देखते हैं कि विश्व पटल पर जिस अंग्रेजी लेखक का बहुत बड़ा नाम है, मैं पहले थोड़ी सी चर्चा साहित्य की कर लूँ फिर पत्रकारिता में लौटूंगा। तो अंग्रेजी के जो बड़े नामचीन जो लेखक हैं नायपॉल, उनकी 2 किताबों का अनुवाद कर लिया। इतना मतलब आप सोच नहीं सकते कि इतने पत्रकारिता में गहरे रमे हुए व्यक्ति कैसे समय निकाल लेते थे कि नेपाल की अंग्रेजी किताबों का उपन्यास कर लें, और वो भी ऐसा वैसा उपन्यास नहीं, एक बहुत सुंदर उपन्यास, सुंदर अनुवाद। और फिर मैं संजय से भी बात कर रहा था कि रमेश जी ने बहुत सारी अंग्रेजी कविताओं का हिंदी अनुवाद किया है, जो बहुत कम लोगों ने देखा और पढ़ा होगा। तो मैं संजय से भी चर्चा करते हुए बोल रहा था कि अगर वो सारे अंग्रेजी के अनुवाद मिल जाए, जो मेरे ख्याल से बहुत अप्रतिम हिंदी के अनुवाद हैं, शब्दशः नहीं, भाव के साथ, संवेदना के साथ, तो वो भी एक बड़ा काम होता और जिससे हम रमेश नैयर के अवदान को याद करते। और फिर मैं याद करता हूँ कि जब भी हमारी मुलाकात घर में या कहीं भी होती थी, ज़्यादातर तो घर में होती थी, हम लोग अंग्रेजी और हिंदी साहित्य में जो कुछ हो रहा है उसकी चर्चा करते थे। और मुझे ताज्जुब होता था कि उनकी दिलचस्पी विश्व साहित्य में बहुत गहरी थी, हिंदी साहित्य के साथ साथ। और इसलिए मुझे अच्छा लगता था कि हम साहित्य की चर्चा कर रहे हैं। और कई बार जब राजेंद्र यादव आए हुए थे, नामवर सिंह आए हुए थे, तो रमेश नैयर जी ने कहा भाई कहाँ है, उनसे मिलना है, उनके साथ बैठना है। तो हमने कहा बिल्कुल बैठते हैं। राजेंद्र यादव के साथ तो हम लोग फिर यात्राएं भी करते रहे, नामवर सिंह के साथ भी लंबी बैठकी हम लोग की चलती रही। तो रमेश नैयर उस तरह के शख्स हैं, शख्सियत है
जिनकी गति साहित्य और पत्रकारिता दोनों में थी। और एक बात का मुझे हमेशा मलाल रहेगा, मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। मैं उनसे बहुत कहता था कि आप पाकिस्तान और भारत के अपने संस्मरण लिख डालिए। अद्भुत संस्मरण का ज़ख़ीरा था उनके भीतर, जो आ नहीं पाया, और जो आता तो मुझे लगता है कि वो एक शानदार किताब होती भारत और पाकिस्तान को लेकर, और शायद उसमें एक दोस्ती की खुशबू भी होती। आज तो बड़ा शत्रु है हमारे लिए पाकिस्तान, बना दिया गया है, वो शत्रुता भी खत्म होती शायद हम जब पढ़ते तो ये एक साहित्यिक अवदान इस तरह से है। दूसरा मैं सोचता हूँ कि ये एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं जब हिंदी पत्रकारिता अपने क्षरण और पतन की दिशा में पूरी तरह से अग्रसर है। क्षरण भी हो रहा है, पतन भी हो रहा है, और शब्दों की, भाषा की जो एक अपनी एक महत्ता थी, अपना एक जो आकर्षण था, अपना एक जो जादू था, वो तो शायद खत्म ही हो गया है। अब भाषा का वो सौंदर्य, वो खुशबू, वो जादू नहीं है, और विट भी नहीं है, विनोद, जो रमेश नैयर की पत्रकारिता की सबसे बड़ी खूबी थी कि कहाँ गंभीर विषय में चलते हुए एक विट भी छोड़ देते थे, एक व्यंग भी छोड़ देते थे, एक कौतुक और विनोद भी छोड़ देते थे। तो भाषा को लेकर मैं सोचता हूँ जितने शिद्दत के साथ रमेश नैयर लिखते थे, अब वो भाषा की सिद्धता हिंदी में कम से कम, अंग्रेजी का तो मुझे नहीं मालूम, उस तरह से लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। और जिस व्यक्ति ने अपने कैरियर की शुरुआत देशबंधु से शुरू की, और जो अपने कैरियर का अंत दैनिक भास्कर से करते हैं, उनके जीवन के अनेक मोड़ और पड़ाव और घुमाव के बिंदु अगर देखना है तो हमको ट्रिब्यून में जाना पड़ेगा, हमें संडे आर्टिकल में जाना पड़ेगा। तो इतनी बात कह के मैं ब्रजेश चौबे जी की तरफ आता हूँ कि आप कुछ कहें उनके बारे में। भास्कर के दौर में ब्रजेश जी काफी करीब रहे हैं। नैयर जी के साथ पत्रकारिता में संभवतः सर्वाधिक समय तक काम करने का अवसर मुझे मिला। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं। मेरे जैसे और भी समकक्ष पत्रकार साथी थे जिनको नैयर जी ने स्थापित किया, कहने में मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। नैयर जी के साथ मेरा पहला परिचय समय शिखर अखबार से हुआ। पहला कलर अखबार था यहाँ का, हालांकि पहले संपादक कुमार साहू जी थे, और उनके जाने के बाद कुछ समय के लिए नैयर साहब समय शिखर ज्वाइन किए। तो वहां हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा नैयर जैसे, हालांकि मैं भी नया था। तो कुछ चीजें ऐसे हैं जो मैं बताऊंगा। हम लोग सुबह 11 बजे जब डेस्क में जाते थे तो अखबार की फाइल और एक रजिस्टर, चपरासी सारे टेबल में घुमाता था। जो डेस्क इंचार्ज था वो अपना पेज पलटा के देखता था कि आज मेरे से क्या गलती हुई है। नैयर जी ना कोई मीटिंग करते थे, ना किसी को कोई बोलते थे, ना डांटते थे। उसमें वो लाल स्याही से ऐसा मार्क लगा देते थे, आप अपनी गलती समझ जाओ, आपको कुछ कहना है तो रजिस्टर में नोट कर दो। वो रजिस्टर नैयर साहब के पास दोपहर तक चल जाए। दूसरे दिन यदि आपकी सफाई ठीक है तो ठीक है, नहीं तो नैयर साहब फिर कुछ टिप लिखकर उसको दूसरे दिन आपके टेबल में वापस भिजवाते थे। ज्यादा समय नैयर साहब रहे नहीं समय शिखर में, वो उसके बाद भास्कर चले गए। कुछ समय के बाद नैयर जी का मुझे फोन आया कि ब्रजेश, सुधीर जी से बात हुई है, समय शिखर से 3 लोगों को हम चाह रहे हैं कि भास्कर के टीम में जुड़े। एक नाम आपका भी है, एक खेल पत्रकार रमेश भवनानी थे, बहुत अच्छे पत्रकार थे, और तीसरा सुरेंद्र मिश्रा जो सर्कुलेशन इंचार्ज थे। तो आप तीनों को ज्वाइन करना है। सुधीर जी 2 दिन बाद रायपुर आ रहे हैं। 2 दिन बाद नैयर साहब का फोन आया, सुधीर जी आ गए, आज मीटिंग करना है। तो एक बड़े बैनर में जाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी मुझे। नैयर साहब समझ गए इस चीज को, उन्होंने फोन पे कहा कि मैं हूं ना। बस नैयर साहब ने कह दिया मैं हूं ना, तो मैं गया। सुधीर जी के चैम्बर में बात हुई, भवनानी जी नहीं गए, सुरेंद्र मिश्रा और हम दोनों गए। 2 दिन बाद नैयर साहब का फोन आया कि आप दोनों का नाम फाइनल हो गया, आप भास्कर ज्वाइन करिए। लेकिन यहाँ पुराने संस्थान में काम करते हुए श्री श्रीमाल परिवार से काफी अच्छे संबंध थे, तो मैं बता नहीं पा रहा था। तो नैयर जी बोले नहीं, एक अच्छा बैनर आपको मिल रहा है, सैलरी भी ज्यादा है, आप भास्कर आइए, आप उनको बता दीजिए। मैं भास्कर चले गया। भास्कर जाने के बाद भी मतलब कहे सहयोग है, नैयर जी का जो केबिन था पुराना और हमारा सेंट्रल डेस्क वो आजू बाजू था। तो किसी भी चीज पर नैयर जी जो है एक आवाज में
ब्रजेश मतलब हम वहां उपस्थित हो जाते थे। एक मैं समझता हूं जितने लोग उस दौर में भास्कर में काम किए हैं, एक स्वर्णिम कार्यकाल था। नैयर साहब के सानिध्य में हम लोगों ने किया, ना किसी प्रकार का कोई तनाव न दबाव, मतलब एक पारिवारिक घर जैसे माहौल में हम लोग वहां पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते थे। बहुत अच्छा समय गुजरा। नैयर साहब फिर भास्कर छोड़कर एक दिल्ली की समाचार एजेंसी एएनआई ज्वाइन कर लिया। उनका ऑफिस वहीं वो एकात्म परिसर में था। भास्कर में उसके बाद विजय शंकर मेहता, प्रदीप कुमार जैसे संपादक बाहर से आए, और इस बीच कुछ ऐसा वातावरण वहां बना कि बहुत सारे पत्रकार साथी, उसमें मैं भी शामिल था, हमने भास्कर छोड़ दिया। नैयर साहब को फिर पता चला कि मैंने भास्कर छोड़ दिया है। फोन आया नैयर साहब का, ब्रजेश चिंता की बात नहीं, मैं होना, आप एएनआई आइए, ज्वाइन करिए, जो सैलरी आपको भास्कर में मिलता था वो यहाँ भी मिलेगा। मैं एएनआई नैयर साहब के साथ ज्वाइन किया। सब कुछ बहुत अच्छे से चलता रहा। इस बीच संभवतः 2008-9 की बात है, दिल्ली हाई कोर्ट से एक लिफाफा पहुंचा हमारे पास। नैयर साहब को मैंने लिफाफा दे, चूंकि हाई कोर्ट का मामला था, लिफाफा में एक नोटिस लंबा चौड़ा बना हुआ था कि हम उस एएनआई टाइटल का कैसे उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे। दरअसल हुआ यह था कि जिस टाइटल पे नैयर साहब काम कर रहे थे, वो टाइटल दिल्ली वालों ने बेच दिया था, और इसकी जानकारी यहाँ छत्तीसगढ़ वालों को नहीं दी थी। तो मैं और नैयर साहब आपस में चर्चा किए। उसके बाद नैयर साहब के मित्र थे कनक तिवारी जी, उनके पास हम लोग ये नोटिस लेकर गए। बहुत 2-3 दिन लंबी चौड़ी बातचीत हुई। तिवारी जी ने कहा कि केस आपका पक्ष मजबूत है, केस आप लड़ना चाहेंगे। नैयर साहब मेरे तरफ देखे, मैं नैयर साहब की तरफ देखा, क्योंकि मेरा पहला ये वाक्य था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट जैसे से नोटिस मिला था। मैंने कहा कि हमको कोई केस नहीं लड़ना, हमको ये मामला विड्रा करना है जितने जल्दी हो सके। चूंकि सारे डॉक्यूमेंट, बैंक अकाउंट से लेकर सब कुछ नैयर साहब के नाम पर था, तो दिल्ली पेशी में आना जाना सब पूरा नैयर जी को फेस करना था। नैयर जी का स्वास्थ्य कुछ बीच में गड़बड़ था, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे भी हाथ में ब्रजेश चौबे जाएंगे, आप पावर ऑफ अटॉर्नी को दे दीजिए। अब मैं बार बार पेशी में दिल्ली जाते रहा। बहुत एक वो अनुभव मैं बता नहीं सकता। दिल्ली हाई कोर्ट में मतलब कोई अनुभव तो हमें था नहीं, जैसे तैसे जो है पेशी में जाते थे, लेकिन सामने वाला पक्षकार क्या था, वो नोएडा का था। तो वो बदमाशी ये करता था कि अपने वकील से पेशी को बार बार आगे बढ़ा देता था। तो दिल्ली आना जाना रहना ये बहुत खर्चा हो जाता था। लेकिन नैयर साहब, बस मैं बताया था कि मैं हूं ना, मतलब नैयर साहब जैसे तैसे करके वो मामला खत्म हुआ। रायपुर आने के बाद मैंने नैयर जी से कहा कि हम ये टाइटल में हमें काम नहीं करना है, एक नया टाइटल हमने रजिस्टर्ड करवाया CNIN के नाम से। नैयर जी ने कहा कि इसका पूरा पूरा जिम्मा आप ही रखिए, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं थक गया हूं, लेकिन मैं आपके साथ हूं। तो नैयर जी मतलब एक उनके बारे में कहा जाए कि पत्रकारिता, उससे ज्यादा उनका जो स्नेह था संजय भैया, संदीप के साथ तो मेरा बहुत अच्छा, एक भाई के नाते, मित्रवत नाते बहुत अच्छा था। नैयर जी से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। और ना केवल पत्रकार साथी, मैं एक वाक्य आपको बताऊंगा, भास्कर के समय का ही है। वही नैयर जी का जो केबिन था, बाहर एक चपरासी बैठते थे, जगदीश तिवारी, जिसको सम्मान से सब लोग दादा बोलते थे। नैयर साहब कभी नाम नहीं लिया उनका, तिवारी जी या दादा। तो वो उनके पास कोई रहने का मकान ठिकाना कुछ नहीं था, तो रोटरी वाले नैयर जी के पास अक्सर आते थे। उन्होंने बताया कि एक मकान आवंटन का उनका एक स्कीम चल रहा है, तो कोई आपके बीच हो तो आप बता दें। तिवारी जी ने वो सुन लिया, लेकिन वो नैयर साहब को नहीं बोले, मुझे बोले। मैं नैयर साहब को जाके बताया, तो नैयर साहब मेरे ऊपर जिम्मा थोप दिए कि जो जो डॉक्यूमेंट वो लोग रोटरी वाले मांग रहे हैं, आप इनसे इकट्ठा कर लो और इनका आवेदन आप रोटरी में जमा कर दो। हमने उनका आवेदन जमा कर दिया। उनको 4-6 महीने में एक मकान भी मिल गया। अब वो गृह प्रवेश के लिए नैयर जी को आमंत्रित करने के लिए गया, तो मुझे भी लेके गया, और उसके चेहरे में जो खुशी के भाव, मतलब आंख से आंसू भी निकाल रहे थे कि कल मेरा गृह प्रवेश है नैयर जी, आपको आना है। चरण जैसे ही उसने पकड़ने की कोशिश कर, नैयर जी उठाए, बोले कल मुझे बाहर जाना है, मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरे भी हाथ में ब्रजेश और जो भी भास्कर परिवार के सदस्य जाएंगे। उसके गृह प्रवेश में हम लोग गए। जैसे ही हम लोग उसके मकान में पहुंचे, वो गले लिपट कर इतना रोया, इतना रोया।
और उसने नैयर जी के बारे में जो मतलब भाव व्यक्त किया, मैं शब्द में नहीं बता सकता। मतलब नैयर जी के उसमें मतलब पत्रकारिता हर किसी के प्रति इतना स्नेह था कि और भी सब आप सब साथ गुजारे हैं, सबको अच्छा खासा अनुभव है। अंतिम समय तक मुझे उनका स्नेह मिला, और मैं आज कहना नहीं चाहूंगा, जब मुझे सूचना मिली विधान, तो मैं भरोसा नहीं कर पाया, क्योंकि नैयर जी को मैं हमेशा एक पत्रकार के साथ साथ स्मार्ट और फिटनेस के रूप में दिखता था। मतलब वो ग्रीन जींस और ग्रीन पैंट ऐसा कुछ, और वो व्हाइट कलर का कोट या जैकेट, तो अपने आप में वो शख्सियत नैयर जी लगते थे। बहुत स्नेह मुझे मिला। मैं अपने आप को कहने पे गर्व महसूस करता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ नैयर जी की वजह से हूँ। मैं उन्हें अपने शब्दों से प्रणाम करता हूँ। राजेश। ब्रजेश जी ने अभी जो भास्कर वाली बात बताई, असल में बहुत थोड़ा सा हिस्सा भास्कर का मैं भी रहा, लेकिन एक मजे की बात यह है कि नैयर जी के साथ भास्कर में काम करने का और संवेश शिखर में बहुत थोड़ा सा मौका मिला, लेकिन उनको जानने का जो सिलसिला था वो उनके रहते तक चला। और मुझे अक्सर ये लगता है कि हम कई बार एक आदमी को जब किसी के साथ काम करते हैं उस वक्त तो जानते हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप नहीं हैं उस वक्त भी आप उनको जानते हैं। जैसे आज हम ये जो बातचीत यहाँ कर रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी निकल के आ रही है कि फिर से नैयर जी का एक नया चेहरा, जैसे तिवारी जी वाली जो आपने बात बताई। खैर, अनुपम जी ने एक अनुवाद की बात जो की थी, मुझे लगता है कि एक पंजाबी का भी अनुवाद था ये किताब सामने जो है। तो भाषा वाली जो बात है, एक तो अंग्रेजी से हिंदी, दूसरी भाषाओं से हिंदी, और फिर जो कविताओं की। लेकिन एक जो पाकिस्तान की जो बात है, मैं उसका भी एक थोड़ा सा चश्मदीद हूं। नैयर जी की बड़ी इच्छा थी कि आधी सदी नाम से, जब आज़ादी के 50 साल पूरे हुए, तो उनका ये मन था कि क्यों न एक ऐसी किताब आए जिसको आधी सदी नाम दिया जाए। और उस किताब को लेके बार बार मैं उनसे कहता था, मतलब जो आने वाली किताब जो आ नहीं पाई, मैंने कहा सर इसको लिखिए। बोले लिखना है लिखना है लिखना है, लेकिन वो संस्मरण जो है वो छपा था पांचजन्य में, और मुझे याद नहीं है, शायद भास्कर में भी उसको रिपीट हुआ था ऐसा, लेकिन पांचजन्य में वो छपा था। तो जब मेरे को भी एक मौका मिला पाकिस्तान जाने का, तो मैं जाने से पहले उनके पास आया और मैंने कहा सर ऐसी सी बात है, तो कुछ थोड़े से टिप्स मुझे दीजिए। तो बोले राजेश, एक काम ये जरूर करना कि जहां जरूरत ना हो वहां बिल्कुल बात ना करना, और किसी भी तरह के लीगल मामलों पर, किसी भी तरह के संवैधानिक मामलों पर, या पुलिस या प्रशासन किसी पर कभी, वो लोग कहते हैं कि आप अपनी बात रखो, क्योंकि उनके जो खुफिया लोग हैं चारों ओर से आपको देखते रहेंगे। मैं बहुत परेशान रहा, तो अपनी काम की बात करना और बाकी चीजों को छोड़ देना। खैर, मैं लौटा आया। उसके बाद जब मैं एक सीरीज लिखी तो सबसे पहले उनको दिखाने आया। मैंने कहा सर आप इसको देखें, और इसमें कोई टेक्निकल चीजें जो होंगी तो उसको तो बहुत बारीकी से पढ़ा। फिर कहा कि इसको मैं मेरे पास अभी छोड़ दो, एक सप्ताह के बाद फिर आना। तो एक सप्ताह के बाद जब मैं लौटा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो कुछ कुछ जो चीजें हैं जो अनुभव की वजह से आती है, ये अभी तुमको शायद समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे बाद में ये चीजें आएंगी, मगर बाकी कुल मिला के जो तुम कहना चाह रहे हो बात ठीक है, और इसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक या दो जगह जो कुछ चीजें थी उसको उन्होंने ठीक किया। मेरा मन बड़ा ये था कि जर्नलिज्म की शुरुआत अगर मैं करूं तो मैं बाहर से करूं, लेकिन यहाँ का कोई अनुभव था नहीं। अपने हिसाब से जो छुटपुट लेखन का काम था वो चल रहा था, बिना किसी संस्थान से जुड़े हुए। तो जब नैयर जी ऑब्जर्वर में थे तो मैं यहाँ से टेलीफोन करके उनके पीछे चला जाता था, और दिल्ली में कहीं किराए का एक मकान ले करके लगातार के, मैंने कहा सर मुझे काम, तो वो रोज उनके घर जाऊं, फिर कभी वो जो मयूर विहार फेज 2 में उनका मकान है वहां बुलवा लेते थे। लेकिन मजे की बात यह है कि काम शुरू करो ये मौका कभी नहीं आया। फिर मैं उनके पीछे लगूं, तो इस तरह से 3-4 महीने में लगातार, एक बार वो परेशान हो गए, तो उन्होंने पांचजन्य के एडिटर को फोन किया, तरुण विजय जी को। बोले भाई एक रायपुर से आया है, हमारा परिचित है, देखो ये क्या काम कर सकता है। तो मैं पांचजन्य पहुंचा और 2 दिन बैठा, तो मुझे वो उन लोगों ने एक स्क्रिप्ट दी, बोले इसको, इसमें जो गलतियां होंगी इसको ठीक करो। मैं ये सोच के गया था कि मुझे कोई रिपोर्टिंग करने का मौका मिलेगा, लेकिन अनुभव तो वैसा महानगर का था नहीं। बहरहाल, तो मैं 2 दिन में बिना बताए नैयर जी को वापस आ गया।
उसके बाद यहाँ से फोन किया, बोले तुम कहाँ हो? मैंने कहा सर मैं रायपुर आ गया। अरे कैसे आदमी हो भाई, बताया तक नहीं, बता के जाना चाहिए। मैंने कहा सर वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और मेरे मन पे छवि थी एक बहुत लगदक किस्म का, एक जो जैसे ऑब्जर्वर का दफ्तर था उस तरह से मुझे कहीं बैठने का मौका मिले। तो ठीक है बोले मैं कुछ करूंगा। रायपुर आए और आते ही साथ संवेश शिखर में बोले मैं आ गया हूँ, तुम यहाँ आओ। फिर हमने यहाँ काम शुरू किया। उसके बाद जब वो भास्कर आए तो फिर भास्कर में काम शुरू किया। ये तो खैर जर्नलिज्म की बात हो गई, बहुत छोटा सा मेरा उनका। लेकिन मैंने ये देखा कि पूरे समय जब तक हम यहाँ पे रहे, कभी मेरी कोई रिपोर्ट छपे, उनको ये पता था कि मेरी दिलचस्पी बाहर बहुत है, तो कहीं मैं छपूं तो बाकायदा टेलीफोन करें। इंडिया टुडे में लगातार मैं लिखता रहा, आज भी लिख रहा हूँ। वो पढ़ते थे, बाकायदा फोन करते थे, तुम आओ मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी और तुम इस पर भी लिखो, ये इसका कंटेंट है, इस चीज को आगे बढ़ाओ। पाकिस्तान वाले मामले को लेकर के उनका ये आग्रह था कि बोले तुम लगातार तुम अगर लोगों से बात कर रहे हो तो इस पर एक छोटी सी किताब तैयार करो। वो किताब तो खैर मैं भी तैयार नहीं कर पाया। मैंने ये देखा कि नैयर जी की एक सबसे बड़ी खूबी जो ये थी कि कोई उनके उम्र का है या उनके उम्र का नहीं है, अगर जर्नलिज्म से है या जर्नलिज्म से नहीं है, उसको वो उस तरह से मिलते थे जैसे वो उनका दोस्त हो, उनको वो लंबे समय से जानते हो। ये अनुभव जो है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि उनके पास आके जब मैं यहाँ बैठा था, मुझे याद है यहाँ पर एक तखत था, दीवान, और उसमें वो वज्रासन की मुद्रा में बैठते थे और चेहरा ऊपर करके बैठते और आओ भाई ये चाय है, चाय ले लो। तो मैंने कहा सर मैं चाय पी के आया हूं। अरे एक और हो जाएगी, अभी तो मैंने एक ली है। ये उनका एक अंदाज था। फिर बैठना और फिर वो शेरो शायरी की बातें और फिर उस तरह की कुछ अनुभव की बातें, और ये जो पीछे भी हमारे यहाँ जो चीजें चलती है शहर में, सामाजिक सारी चीजें, उससे वो बड़े परेशान रहा करते थे। मजा ये था कि उनके पास अगर आप 1 घंटे बैठ जाएं तो आपको लगेगा कि आप कम से कम 6 से 7 घंटे बैठे हैं। हंसी मजाक, शेरो शायरी, और अगर फिर जब वो लिटरेचर की बात करें तो फिर नैयर जी का आप अनुभव देखें। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति को आप कभी भी एक समय में पूरी तरह से जान नहीं पाते। हर बार जब आप उनसे मिलते हैं तो कोई ना कोई एक नई चीज आपको मिलती है, और वो आपको उनके प्रति जो श्रद्धा है आपकी उसको और बढ़ाती है। एक बात जरूर है कि नैयर जी को जितना भी समय मिला उन्होंने भरपूर उस समय को जिया और भरपूर दिया। इसलिए मैं इस बात से व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूं। आमतौर पे हम कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को और समय मिलना था, नैयर जी ने अपने समय का भरपूर इस्तेमाल किया। और मुझे याद है कि उनकी तबीयत खराब थी, लगभग 1 महीना पहले उनका फोन आया, बोले तुम अक्सर उनके साथ एक ये था कि 3 या 4 महीनों में अगर हमारी बातचीत ना हो तो या तो उनका टेलीफोन आए या मेरा टेलीफोन आए। क्यों भाई तुम भूल गए, कहाँ हो, आओ घर, चाय पी के चले जाना। तो बिना काम के मैं आता था, केवल बैठता था, चाय पीता था, चले जाता था। तबीयत खराब थी, उस दिन भी उनका टेलीफोन आया, बोले राजेश तबीयत बड़ी खराब है, अभी तुम मत आना, मैं तुमको बुलाता हूँ। तो बहरहाल, लेकिन एक ये जरूर है कि नैयर जी का काम इतना है, और नैयर जी को अगर जानना है आपको तो आप दिल्ली मुंबई के बड़े जर्नलिस्टों से मिलिए, उनके साथ बैठिए, तब आप ये देखेंगे कि नैयर जी क्या है। मुझे लगता है कि अभी हम बातचीत को अब आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ रमेश शर्मा जी भी हैं, जिनका नाता छत्तीसगढ़ के जर्नलिज्म से तो रहा ही है, और देश के महानगर में दिल्ली में भी लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। इन सब के अलावा नैयर जी के बहुत करीबी वो रहे हैं और नैयर जी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो मैं रमेश भैया से भी आग्रह करता हूं कि रमेश भैया आज हम उनके घर में बैठे हैं और ये एक जो सामूहिक बातचीत हम लोग कर रहे हैं, तो आपका भी जो अनुभव है, हम नैयर जी को आपके अनुभव के सहारे भी एक बार फिर से जानने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले तो इस आयोजन के लिए भाई संजय नैयर और भाई केवल कृष्ण जी को मैं साधुवाद कहूँगा। हम सब के बीच में कहीं न कहीं नैयर जी हैं, हमारी यादों में है, हमारी स्मृतियों में है, हमारे कहीं न कहीं एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में वो हैं। तो नैयर जी से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत गहरा रिश्ता रहा है, और बल्कि ये 3 तरह का रिश्ता रहा है, मैं ये मानता हूँ। सबसे पहला रिश्ता रहा है, वो संपादकों के संपादक थे, पत्रकारों के पत्रकार थे। मैंने ऐसा कोई, मतलब दिल्ली से कोई भी अगर आता था, और अगर वैसे तो उनके पास नैयर जी का फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह सब होता था, लेकिन जैसे ही वो आता था, वो पूछता था नैयर जी से मिलना है। तो मैं बड़ा खुश होके बताता कि वो मेरे पड़ोस में रहते हैं। मतलब ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनके पड़ोस में रहता हूँ। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि नैयर जी से रात बिकाल
लेट आवर्स में, ऑड आवर्स में भी आना हुआ, सीधे दरवाजा, लेकिन चेहरे की जो स्माइलिंग फेस और जो हमेशा एंथुसियास्टिक रहते थे, वो ऊर्जा से भरे हुए। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने नैयर जी में, जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी और उसमें उन्होंने मुझे एक निदा फाजली का शेर अधूरा आता था, तो मैंने उनसे बात, जैसे अभी राजेश भाई ने कहा कि बहुत से लोग उनको जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जो जानते थे वो बहुत मानते थे। तो ऐसे ही नैयर जी से बातों बातों में जब चर्चा होने लगी, तो निदा फाजली का वो शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिससे भी मिलना तसल्ली से मिलना। नैयर जी ने इस शेर को पूरा किया कि आगे की लाइनें ये हैं कि जिससे भी मिलना तसल्ली से मिलना, मैदान में हार जीत तो नसीब की बात है, टूटी है किसके हाथ में तलवार देखना। तो नैयर जी हमेशा किसके हाथ में तलवार टूटी हुई है, या यूं कह ले किसकी कलम टूटी हुई है। टूटी हुई से मतलब उस कलम को कितना दबाया जा रहा है। पत्रकार बनना कोई आसान तो नहीं होता, और नैयर जी ने तो उस दौर में पत्रकारिता की थी और तन के की थी, निडर होके की थी, पूरी दबंगई से की थी, जब सेठों का राज था। धीरे से सेठ जी प्रबंध संपादक बन के संपादक के चैम्बर में घुस गए, लेकिन जब तक रमेश नैयर जी जैसे लोग थे, जो हमारे आदरणीय, हमारे वज्र पुरुष थे, हमारे पत्रकारिता के, बल्कि यूं तो कहना चाहिए पितृ पुरुष छत्तीसगढ़ के थे, और पूरी दुनिया की हिंदी पत्रकारिता के लिए वो भीष्म पितामह थे। उन्होंने कभी मालिकों को हाथ नहीं रखने दिया। किसी रिपोर्टर के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की बात होती थी, खबरों को लेकर दाएं या बाएं से, तो नैयर जी ढाल बन के खड़े हो जाते थे। शायद यही कारण है कि भाई ब्रजेश के दिल में वह आज भी धड़कते हैं। शायद यही कारण है कि भाई राजेश गनोद वाले, या जैसे अनुपम जी ने कहा अभी, कि नैयर जी पत्रकारों के पत्रकार थे। तो मुझे एक किस्सा याद आता है कि नैयर जी, अभी 2 साल 3 साल पहले की बात है, प्रेस क्लब में पत्रकारों का सम्मान था और मुझे भी उस सम्मान समारोह में था, और संयोग से नैयर जी मंच पे थे। सम्मान समारोह जब चल रहा था तो नारियल खत्म हो गया, या नारियल कुछ कम पड़ गया है। तो जैसे ही मुझे भूपेश बघेल ने शाल उड़ाया और प्रशस्ति पत्र दिया, उसके बाद नारियल के लिए इधर उधर देखने लगे, तो नैयर जी मंच पे बैठे हुए थे। फौरन उन्होंने हालात को भांप लिया और अपना नारियल भूपेश बघेल के हाथ में, रमेश को दे दो। तो मुझे भी लगा, लेकिन ये उनकी प्रत्युत्पन्न मति की सामने वाले का सम्मान भी सुरक्षित रहे और मेरा स्नेह भी बरकरार रहे। ऐसे दर्जनों कई किस्से हैं नैयर जी के बारे में। मेरा तो ये मानना है कि रमेश नैयर जी का जाना, हालांकि वो इस रूप में कह सकते हैं देह का जाना है, लेकिन विचार कभी नहीं मरते हैं। रमेश नैयर जी हमेशा एक विचार में हमारे बीच में रहेंगे। बाकी दुनिया तो फानी है, आनी जानी है। मैं नैयर जी को हमेशा इस रूप में भी याद करता हूं कि वो बड़े उल्हाने से मुझको रिमाइंड कराते थे फोन करके। नया नंबर अगर उनका बदल जाता था तो वो फोन करके बताते थे, दिस इज माई नंबर, सेव कर लेना, नया हो गया है। और वो बुलाते थे, और न सिर्फ बुलाते थे, खिलाते पिलाते थे। नहीं खाओगे तो जबरन खिलाते थे। और उनकी आत्मीयता और उनका बड़प्पन और उनकी सादगी और इतने विशाल संपर्कों वाले, विशाल सोच वाले व्यक्तित्व के सामने कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता था कि नैयर जी आज भी प्रिंसिपल की भूमिका में है और हम लोग पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं। तो नैयर जी हमेशा हमारे बीच रहेंगे, और उनके साथ कहने बाँचने को बहुत सी यादें हैं। मैं चाहूँगा कि ये आयोजन की कड़ी अब आगे और जुड़ेगी, और हम सब नैयर जी को किसी न किसी रूप में याद करते रहेंगे, एक पड़ोसी के नाते, एक अग्रज के नाते, और कहीं न कहीं पत्रकारिता के महान पुरोधा के नाते, क्योंकि उन्होंने मूल्यों को कभी बिखरने नहीं दिया। नैयर जी ड्रिबलिंग जर्नलिज्म करने के एक्सपर्ट थे। वो जानते थे कि बीच का रास्ता कैसे बनाना है, और वो पॉलिटिकली भी बहुत अवेयर रहते थे। ऐसे ऐसे नेताओं के दबंगई के दौर में नैयर जी को काम करना पड़ा और अपने आप को प्रूव करना पड़ा कि दैट वी आर जर्नलिस्ट, वी विल नॉट गेट डाउन।
उन्होंने अपनी कलम की मशाल को हमेशा ऊंचा रखा और अपना रास्ता बनाया। इसीलिए वो हम जैसे, मैं समझता हूँ, हजारों युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत और संबल बने रहेंगे। मैं उनकी स्मृतियों को शत शत नमन करता हूँ। स्वराज दास। हमारे साथ स्वराज दास जी भी हैं, स्वराज करुण जी, और उनके पास भी ऐसे बहुत से अनुभव हैं जिसमें आप नैयर जी को फिर से अपने करीब आता देखेंगे। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जिस तरह से उन्होंने नैयर जी को हमेशा देखा, उनके साथ रहे, आज हमारी इस बातचीत में अपने भी अनुभव जोड़े। स्वराज दास जी। मेरे पास आदरणीय रमेश नैयर साहब की स्मृतियों को नमन करता हूं, और जैसा कि आप सभी ने उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर प्रकाश डाला है, मैंने उनको जब भी उनसे मुलाकात हुई, बहुत ही सौम्य स्वभाव के वो थे। उनसे मैंने मेरी जो मुलाकात होती रहती थी, और वो मुझको प्रेरित भी करते थे, कुछ लिखा करो, कुछ साहित्यिक रचनाएं मुझे देना, मैं उसको प्रकाशित करूंगा, ऐसा उनका ये था। और दूसरी बात यह है कि वो रमेश नैयर साहब जो हैं, तो छत्तीसगढ़ के उन पत्रकारों में से थे, वरिष्ठ पत्रकारों में से, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से यहाँ की छत्तीसगढ़ की पहचान बनाई, और छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता को भी एक पहचान दिलाई राष्ट्र के स्तर पर। तो नैयर साहब का न रहना यहाँ की पत्रकारिता के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और मैं याद करना चाहूँगा कि वो जब छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक नियुक्त हुए थे, उस समय उन्होंने बहुत सारी साहित्यिक पुस्तकों का प्रकाशन करवाया था। जैसे, और मैं याद करना चाहूँगा कि वो जब छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक नियुक्त हुए थे, उस समय उन्होंने बहुत सारी साहित्यिक पुस्तकों का प्रकाशन करवाया था। जैसे बालोद के एक बहुत ही अल्पज्ञात शायर थे, सलीम अहमद जख्मी बालोदवी, तो उन्होंने भिलाई के लोक बाबू से कहकर, या लोक बाबू के संपादन में, उन्होंने एक उनकी गज़लों का संकलन निकलवाया था, गाँव का बूढ़ा बरगद। वो छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित हुआ था। दूसरा, उन्होंने लतीफ़ घोंगी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जैसे जो दिग्गज साहित्यकार थे, उन पर भी उन्होंने कई किताबें उन्होंने प्रकाशित करवाई। और हिंदी ग्रंथ अकादमी उच्च शिक्षा की किताबें प्रकाशित करता था, तो उसके साथ साथ ये भी वो प्रकाशित करवाते थे, और सबको प्रेरित भी करते थे, साहित्यकारों को, कि भाई मैं जब तक हूँ यहाँ, मुझे आप दीजिए, अपनी किताब दीजिए, मैं प्रकाशित करवाऊँगा। ये उनकी, मैंने एक उनका बड़प्पन था कि वो लोगों को प्रेरित करते थे। और आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ बनी रहेंगी। मैं उनकी स्मृतियों को पुनः नमन करता हूँ। मैं अनुपम जी से अब अनुरोध करूंगा कि आज जो हम नैयर जी के निवास पे संजय जी के आग्रह पर हम सब बैठे हैं, और हमने अपने अपने तरह से नैयर जी को याद करने की कोशिश की। तो चूंकि अनुपम जी हम सबके वरिष्ठ भी हैं और नैयर जी के बहुत करीब रहे हैं, तो ये इस पूरी बातचीत का समापन हम चाहेंगे कि अनुपम जी के अपने उद्बोधन से हो, जिसमें वो कुछ चीज़ें और जोड़ सकते हैं। और एक बहुत अच्छा अवसर जो इस केवल कृष्ण जी के YouTube चैनल के माध्यम से हम सबको मिल रहा है, तो इसका भी हमको एक लाभ मिल रहा है, और एक तरह से फिर से आज हम नैयर जी को अपने करीब पा रहे हैं। अनुपम जी। मित्रों, आज का दिन हम सब के लिए एक स्मरणीय दिन है, क्योंकि हम आज हिंदी के बहुत विलक्षण पत्रकार, साहित्यकार, अनुवादक, और जैसा कि स्वराज दास बता रहे थे कि जिसको हम लोगों ने छोड़ दिया था, छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी में उनका बहुमूल्य योगदान। और आज तो हिंदी ग्रंथ अकादमी अगर आप तक जाके देखें तो रोना आ जाएगा, खंडहर में बदल चुका है, कोई माई बाप जैसी कोई चीज नहीं है। रमेश नैयर ने उसको स्थापित करने का बहुत प्रयत्न किया, दिल से किया, हृदय से किया। और जैसा स्वराज बता रहे थे कि बहुत सारी अद्भुत किताबें प्रकाशित की है उन्होंने। मेरे पास ठाकुर जगमोहन सिंह रचनावली का एक हिस्सा था, मेरे घर आए, बोले मैं इसको उठा के ले जा रहा हूँ, मैं समग्र के रूप में चाहता हूँ, तुमको जो करना है कर।
उठा के ले गए। तो रमेश नैयर जानते भी थे कि कौन सी चीज़ें प्रदेश के हित में है और कौन सी चीज़ें हित में नहीं है। और राजनैतिक रूप से भी मैं उनका अगर आकलन करूं तो बहुत ही विलक्षण पत्रकार थे। आज हम राजनीति को शायद हम बाहरी तौर तरीके पर जानते पहचानते हैं, उसका बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन अंदर राजनीति क्या खेल करती है और क्या क्या करामत कर देती है और क्या क्या तिकड़म और पता नहीं किस किस तरह के खेलों में उलझी रहती है, रमेश नैयर देख लेते थे। बहुत विलक्षण दृष्टि थी। और मुझे लगता है कि आज की पत्रकारिता में जो सबसे कमी मैं महसूस करता हूँ, माफ कीजिएगा, वो है एक जो दृष्टि होती है, बहुत गंभीर दृष्टि राजनीति को समझने की, जीवन को, समाज को समझने की, वो थोड़ी कम होती जा रही है। और रमेश नैयर मुझे लगता है, जैसे हम सब लोगों ने याद किया जिस रूप में, एक विलक्षण व्यक्तित्व है और एक अपने आप में स्कूल है जिसे हमें बार बार याद करने की जरूरत है। जैसे हम कहते हैं ना, देश बंधु अपने आप में स्कूल है, ये जनसत्ता अपने आप में स्कूल है, ये नई दुनिया अपने आप में स्कूल है। मुझे लगता है दोस्तों, रमेश नैयर भी एक बहुत बड़ी स्कूल है जिसे हमें समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। और मुझे लगता है उन्हें एक बार नहीं, बार बार याद किए जाने की जरूरत है। धन्यवाद।